नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस डीएचओ के मॉडल पेपर के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 120 क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। वीडियो जो है स्टार्टिंग में हम लोग एग्रीकल्चर के 80 क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे उनको देखेंगे। इसके बाद जो है 40 क्वेश्चन जीके जीएस के रहेंगे, तो वो भी आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो वहाँ से जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछे जाने की संभावना है। तो उसी के दृष्टिकोण से हम लोग ये प्रश्न जो है बनाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पे पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। और पहला मॉडल पेपर वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल पे पड़ा हुआ है, वो भी जाके देख सकते हैं। और उसका क्विज रूप में जो है लिंक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए गए, तो वहाँ से भी जाके ग्रुप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉप 80 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर के उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है हम लोग एग्रोनॉमी को से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये एग्रोनॉमी के क्वेश्चन कुछ 5-6 क्वेश्चन जो हैं आपको सिंपल लगेंगे और सभी लोगों को मैक्सिमम मालूम है, लेकिन ये जो है जल्दबाजी में काफ़ी लोग जो है क्वेश्चन को टिक करने की जगह, गोला करने की जगह, फिल करने की जगह जो है दूसरा फिल कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन जब सिंपल रहता है और आता रहता है तो वहाँ पे जो है गोला के फिल करते समय जो है गड़बड़ी कर देते हैं। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर इज, सभी लोगों को मालूम है एग्रीकल्चर क्या है, लैटिन वर्ड है, तो सभी लोगों को मालूम है। दूसरा क्वेश्चन जो है टर्म एग्रोनॉमी इज ड्राइव फ्रॉम जर्मन वर्ड, लैटिन वर्ड, स्पेनिश वर्ड, ग्रीक वर्ड। तो एग्रोनॉमी जहाँ नामी लग जाता है वहाँ पे कौन सा वर्ड हो जाता है, ग्रीक वर्ड हो जाता है, ये सभी लोगों को मालूम है। तो कल्चर जहाँ लगाया रहेगा वहाँ लैटिन वर्ड होगा और नामी जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे ग्रीक वर्ड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राइमरी रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर लैंड, एयर एंड वाटर। बी है सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। सी है सीड, एयर एंड वाटर। एंड डी है लैंड, फर्टिलाइजर एंड वाटर। तो प्राइमरी रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या होगा? प्राइमरी जो प्राथमिक आवश्यकता है एग्रीकल्चर के लिए वो क्या होगी? लैंड होना चाहिए, एयर होना चाहिए और वाटर होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में? ए वाला ऑप्शन जो दिए गए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राइमरी रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एयर एंड वाटर। तो काफ़ी लोग जो है हिंदी में भी कहते हैं, तो हिंदी में जो है आप लोगों को बताया जाता है ऑप्शन, हिंदी इंग्लिश में कोई बहुत ज़्यादा अंतर रहता नहीं है। तो यहाँ पे जो जिनका अगर आपको मीनिंग नहीं आ रहा है तो वो बता दिया जाता है, तो वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही जो कोई क्वेश्चन का अगर मिस्टेक होता है आंसर बताने में तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 प्राइमरी रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एयर एंड वाटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है कल्टीवेशन ऑफ राइस बिगिंग इन 2200 ईसा बीसी। सी है 5700 बीसी एंड सी है 7700 बीसी एंड डी है 8700 बीसी। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा? कल्टीवेशन ऑफ राइस बीइंग क्या होगा यहाँ पे? तो राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। 2200 बीसी में जो है राइस की कल्टीवेशन होता है। 7500 बीसी से जो है 7700 7500 में जो है एग्रीकल्चर जो है स्टार्ट हुआ था, तो उस समय से जो है खेती की प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी लोगों को ये लगभग लगभग मालूम होगा। आप अरुण कात्यायन फर्स्ट वॉल्यूम पढ़े होंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। द बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री वाज पब्लिश बाय वान हेलमंट, ग्रॉगर, जोहन मेंडल। सी है जेथ्रो टुल एंड डी है नॉन ऑफ दीज। द राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो द बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो है वो किसने पब्लिश की थी? जेथ्रो टुल ने लिखा था। तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है द एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर वाज पब्लिश बाई। तो एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो किसने पब्लिश किए था? जेथ्रो टुल ने, ऑर्थर यंग ने एंड सी है वान हेलमंट ने एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर पब्लिश बाई ऑर्थर यंग। तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला।
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े तो प्रश्न संख्या 7 है, द बुक एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाज पब्लिश बाई जस्टिस वॉन लीवक, सर हम्फ्री डेवी एंड सी है वॉन हेलमंट एंड डी है जीबी लेविस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या राइट आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताते रहें सभी लोग जिनको आ रहा है। एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर बुक है जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा होगा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। तो बी वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सपेरिमेंट ऑन इफेक्ट ऑफ मैन्योर ऑन क्रॉप वेयर इनिशिएटेड बाई, ए है सर जॉन बेनेट लेविस, बी है जॉन मेंडल्स, सी है वॉन हेलमेंट्स एंड डी है जस्टिस वॉन लीवेग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताते रहें। तो राइट आंसर जो है जॉन बेनेट लेविस, एक्सपेरिमेंटल ऑफ इफेक्ट्स मैन्योर ऑन क्रॉप वेयर इनिशिएटेड बाई, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1664 से लेके 1741 एडी कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट न्यूट्रियर पब्लिश ए बुक हार्स सोइंग हस्बेंड्री। तो सभी लोगों को मालूम है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जेट्रो टुल ने जो है हार्स सोइंग हस्बेंड्री जो है 1674 से लेकर 1741 एडी तक जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्लांट न्यूट्रिशन पब्लिश किया था। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है खरीफ रवि जायद वर्ल्ड बिलोंग टू। तो भारत में जो है 3 तरीके की 3 सीजन जो है क्रॉप उगाई जाती है, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में जो है खेती जो है कितने सीजन में किया जाता है, 2 सीजन, 3 सीजन, 1 सीजन। तो 3 सीजन में होता है खरीफ रवि और जायद। तो राइट आंसर जो होगा डी वाला हो जाएगा। खरीफ रवि जायद जो शब्द हैं ये अरेबिक शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लाइमेट pertains to a long period of time, B है short duration and C है medium duration, D है none of these। the right answer जो होगा climate pertain to a long period time, ठीक है। जब अधिक समय तक जो है अधिक दिनों तक लॉन्ग समय तक जो है रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, मौसमी संबंधी घटनाएं जो होती हैं लॉन्ग समय तक उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट कहा जाता है लॉन्ग पीरियड जो होता है उसे ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रिंसिपल ऑफ मर्करी बैरोमीटर्स वाज डिस्कवर बाई, ए है तो ए ऑप्शन है टोरिसेली, बी है एरिस्टोटल, सी है प्लिनी एंड डी है गैलीलियो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मर्करी बैरोमीटर जो है डिस्कवर किया था टोरिसेली ने। तो ए ऑप्शन जो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए वाला जो दिए गए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी इज नोन एज हाइड्रोमीटर, पायरोनोमीटर, एल्टीमीटर, एनीमोमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग विंड वेलोसिटी को मापने के लिए मतलब हवा के बहाव को मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सभी ये महत्वपूर्ण याद रखना है आपको, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे पूछा जा रहा है द टर्म पेट वाज कॉइन्ड बाय सरकार एंड विश्वास एंड हैग्रीवेस एंड सी है थॉर्नथवेट एंड डी है मेंडल्स। द राइट आंसर जो है द टर्म पेट कॉइन्ड बाय सी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। तो द टर्म पेट वाज कॉइन्ड बाय थॉर्नथवेट, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, ए रेनी डे कॉल्ड व्हेन रेनफॉल रिसीव इन 24 हावर्स। तो 24 हावर्स में रेनफॉल जो होता है उसे रिसीव करने के लिए रेनी डे कॉल्ड जो है क्या होगा, तरह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 2.5 मिमी से अधिक, 3.5 मिमी से अधिक, 5.0 mm से अधिक, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है 1 मिमी से अधिक। तो राइट आंसर जो होगा 2.5 मिमी से अधिक, तो डी ए वाला ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। तो ए रेनी डे कॉल्ड व्हेन रेनफॉल रिसीव इन 24 हावर्स 2.5 मिमी, ठीक है।
यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं हॉर्टिकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके डीएचओ की इंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की एग्जाम भी देखेंगे तो वहाँ भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो डायरेक्टोरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च DOGR इज सिचुएटेड एट, कि यहाँ से पहला हो गया DOGR का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टोरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च इज सिचुएटेड एट। ये आपके टेक्निकल असिस्टेंट 2015 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा चुका है। शिमला ऑप्शन है, बी है नासिक है, सी है न्यू दिल्ली एंड डी है लखनऊ। तो डायरेक्टोरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च DOGR इज सिचुएटेड एट नासिक। राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको पुणे भी मिलता है, तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च नासिक हो जाएगा। तो नासिक से ही जो है रेड नासिक, ये सभी जो ओनियन की वेराइटियाँ जो हैं वहीं से रिलीज की जाती हैं। और तो ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। डायरेक्टोरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च नासिक में स्थित है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि सेंट्रल एरी जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम कजरी कहते हैं, इसको सिंपल में अगर हम समझे, इज लोकेटेड एट। तो सेंट्रल एरी जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है, जोधपुर, बी है नागपुर, सी है बीकानेर एंड डी है पुणे। तो जोधपुर में है कजरी, थी ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, जोधपुर में। सेंट्रल एरी जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट जोधपुर, ठीक है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM वाज स्टार्ट इन 2000 से 2001, 2003, 2004, 2001, 2002 और 2005 से 2006। ये जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 4 ऑप्शन है, इन चारों में से राइट आंसर जो हो जाएगा 2005 और 6 के बीच जो है NHM यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 18 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची NRCL इज लोकेटेड एट पुणे, मुजफ्फरपुर, सी है लखनऊ एंड डी है कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 19 में राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची NRCL जो हो जाएगा कहाँ पे होगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 19 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और मुजफ्फरपुर ही जो है लीची जो है बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन होता है, और मुजफ्फरनगर जो है लीची के लिए फेमस है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 19 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20 है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड है लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 20 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या जो है 21 है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड एट चेन्नई, न्यू दिल्ली, नागपुर एंड डी है गुड़गांव। तो बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है वो किसने दिया था फर्स्ट टाइम, और हॉट स्पॉट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट वर्ड जो है वो किसने दिया था, या खोज जो है किसने किया था। ये दो क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और सेकंड वैल्यू में आप अगर अरुण कहते पढ़े होंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। इसका आंसर जो है आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ लोकेटेड एट चेन्नई, न्यू दिल्ली, नागपुर, गुड़गांव। तो राइट आंसर जो होगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो चेन्नई में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 21 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। तो प्रश्न संख्या 22 है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPHET इज लोकेटेड एट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा, पुणे, लुधियाना, गुड़गांव। तो राइट आंसर जो होगा लुधियाना हो जाएगा, लुधियाना यानी सी, पंजाब में है लुधियाना। तो राइट आंसर जो होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर एट। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर एट शिमला, पेरू, रोम, USA। तो आपको ऑप्शन देखी गया है, बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च स्टेशन जो है वो पेरू में है, और इंडियन जो पोटैटो रिसर्च है वो कहाँ पे है, शिमला में, ठीक है।
तो ये दो याद रखना है आपको। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर में है, ये भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये सभी याद रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 है कि फादर ऑफ हार्टिकल्चर थॉमस एंड्रू नाइट, लिबर्टी हाइट बैली, एंड सी है जॉनी लिंडली, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 24 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 है वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर इज ड्राइव फॉर, तो लैटिन वर्ड हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे कल्चर लग जाता है वहाँ पे लैटिन वर्ड हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26 है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्ट इन 1991-92, 1981-82, 1970 से 71, 1960 से 61। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 1970 से 71 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 26 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27 है फर्स्ट कमर्शियल वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन 1942 साइट क्वेटा, कुल्लू, नीलगिरी, एंड डी है पूसा। तो फर्स्ट कमर्शियल वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश 1942 में कहाँ हुआ था? क्वेटा, कुल्लू, नीलगिरी, पूसा। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 है अंडर द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटिव वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है कितना किया गया है? 8, 12, 18, 24। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 28 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29 है न्यू सीड पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन। तो न्यू सीड पॉलिसी जो है वो कब लॉन्च की गई थी? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1982, 1992, 1988, 1996। तो राइट 1986। तो राइट आंसर जो होगा न्यू सीड पॉलिसी जो है 1988 में आई थी। तो राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, एक सेकंड थोड़ा इसको जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है पोमोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच, इंग्लिश एंड ग्रीक वर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन अब हम लोग जेनेटिक्स कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स टर्म जो है वो किसने दिया था, ठीक है। यहाँ पे टर्म की बात की जा रही है, ये आपको बताना है। तो हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स? ह्यूगो डी व्रीज, वी.एल. जॉनसन, सी है टी.एच. मॉर्गन, एंड डी है डब्ल्यू. बेटसन। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? जेनेटिक्स टर्म जो है किसने दिया था? तो यहाँ पे बेटसन ने दिया था, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जेनेटिक्स टर्म जो है वो बेटसन ने दिया था, ठीक है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है मेंडल को कहा जाता है, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये सभी जो है आपको याद रखना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 32 है द जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है वो किसने दिया था? वीजमैन ने दिया था, मेंडल ने दिया था, सी है डार्विन ने दिया था, एंड अगला जो ऑप्शन है डी है ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है वीजमैन ने दिया था। तो ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी वीजमैन ने दिया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33 है द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर नोन एज। अल्टरनेटिव फॉर्म में जो जीन होता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रांस जीन, सीडो जीन, एंड सी ऑप्शन है मिक्स जीन, एंड डी है एलिल्स। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव फॉर्म में जो जीन होगा उसे क्या कहा जाएगा? एलिल्स कहा जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? एलिल्स। तो जो ये आपका क्रोमोसोम होता है, तो ये अगर एक क्रोमोसोम है, ये एक पार्ट है, तो इसे एक एलील कहा जाएगा, ये अलग एलील हो जाएगा, दो एलील होते हैं। तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव पूछा जा रहा है, उसे हम एलील कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर, एक सेकेंड, ऑफ ए सेल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ए सेल? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सी है न्यूक्लियोलस, एंड डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन नंबर
34 में राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलिंग सेंट्रल ऑफ सेल्स न्यूक्लियस को कहा जाता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओके, तो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल्स को न्यूक्लियस कहा जाता है, राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन संख्या 35 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस स्यूडो डोमिनेंस। ए है इन्वर्जन, बी है डिलीटेशन, एंड सी है डुप्लीकेशन, एंड डी है ट्रांसलोकेशन। तो फॉलोइंग प्रोड्यूस स्यूडो डोमिनेंस क्या होता है, इन्वर्जन, डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा डिलीटेशन। तो डिलीटेशन जो है, डिलीटेशन राइट आंसर हो जाएगा, स्यूडो डोमिनेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। एडेनिन, बी है ग्वानिन, सॉरी थायमिन दिया है, एंड सी है यूरेसिल है, और डी है साइटोसिन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीएनए फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में जो होता है क्या प्रेजेंट नहीं होता है, एडेनिन पाया जाता है, थायमिन भी पाया जाता है, साइटोसिन नहीं पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल जो है, सॉरी साइटोसिन पाया जाता है लेकिन यूरेसिल जो है वो नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, यूरेसिल की जगह पे क्या आरएनए में क्या पाया जाएगा, ये जो है आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37 है, बाल्बेनी रिंग्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्ब्रस क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम, एंड डी है बी क्रोमोसोम। तो राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 38 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेज इज मियोसिस फर्स्ट, क्रोमैटिन एक्सचेंज बिटवीन नॉन क्रोमैटिड इज कंप्लीट। थोड़ा इसको जूम हाँ सही हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, यानी मियोसिस फर्स्ट में जो है क्रोमैटिन एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इज कंप्लीटेड। पैचिटीन अवस्था में होता है कि डिप्लोटीन अवस्था में होता है, जाइगोटीन अवस्था में होता है कि डायोकाइनेसिस में होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पैंचिटीन अवस्था में। पैंचिटीन अवस्था में जो है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है कंप्लीट होता है क्रोमैटिन एक्सचेंज हो के। ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 39 है कि द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रॉट नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज बाय डार्विन, लैमार्क, मेंडल, विल्मोरिन। तो राइट आंसर जो होगा डार्विन हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ ओरिजिन स्पीसीज थ्रॉट नेचुरल सिलेक्शन ऑफ वाज प्रपोज बाय डार्विन ने किया था। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 है कि इन 1909 मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। 1909 मल्टीपल फैक्टर जो है वो हाइपोथेसिस 1909 में वो किसने दिया था, लेविन ने दिया था, ब्राउन ने दिया था, नेल्सन ने दिया था, या वाल्डेयर ने दिया था। तो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस जो है नेल्सन ने दिया था। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, मेंडल्स लॉ वर रीडिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 1900 ईस्वी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 42 है, द टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वर इंट्रोड्यूस बाय वी.एल. जॉनसन। तो वी.एल. जॉनसन ने जीनोटाइप एंड फिनोटाइप जो थ्योरी थी, टर्म जो था वो दिया था। जीनोटाइप में जो होता है, जीनोटाइप में गुण जो है उसको देखा जाता है, फिनोटाइप में जो है गुण और उनके फिनोटाइप बाह्य जो होते हैं उनको देखा जाता है। ठीक है, तो जोहानसन ने ये टर्म दिया था। दोनों टर्म किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 43 है, जीन विच अफेक्टेड इन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, मल्टीपल जीन, प्लियोट्रॉफी जीन, सी है एपिस्टेटिक जीन, एंड डी है हाइपोस्टेटिक जीन। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा प्लियोट्रॉफिक जीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए आप, तो बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 है, इफेक्ट ऑफ वन जीन वन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन एलिलिक जीन इज टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, डोमिनेंस, प्लियोट्रॉफी, एपिस्टेटिक्स, ओवर डोमिनेंस। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा एपिस्टेटिक्स। ठीक है, तो फिनो
टिपिक एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन एलिल जीन इस टर्म वाज जो है एपिस्टैटिक टर्म जो है वो यूज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री जीन एक्शन के बारे में आपको बताना है। F2 जनरेशन सो विच आर द फॉलोइंग फिनोटिपिक रेशियो जो है वो कितना होगा, 9:3:4 का, 9:7 का, 12:3:1 का, डी है 9:6:1 का। तो यहाँ पे जो है टोटल जो होता है 9, 3, 12, 4, 16, 9, 7, 16, ठीक है। तो ये जो है टोटल जो भी रेशियो होते हैं वो उनका टोटल जो आता है 16 आता है। तो ये आप याद रखना है। तो यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री जीन एक्शन होता है 9:3:4 का होता है, ठीक है। तो यही ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग सोशल साइंस के देखेंगे। इन 5 मास्टर होरिजन विच होरिजन इज कॉल्ड एल्यूवल वॉश आउट होरिजन, ए बी ई एंड ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर ई वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मास्टर होरिजन विच होरिजन इज कॉल्ड एल्यूवल वॉश आउट होरिजन, ई को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 47 है, द एक्टिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर क्लाइमेट रिलीफ फॉर ऑर्गेनिज्म एंड डी है बोथ ए एंड सी। तो एक्टिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट होगा, ए एंड सी क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म ये दोनों जो हैं एक्टिव सॉइल फार्मिंग के फैक्टर हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 48 है, द पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड लेस्ट्रेनिंग एंड कोलिवियम एल्यूवियम एंड डी है नॉन ऑफ द एबव। तो बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोलिवियम। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49 है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर इन टू ह्यूमस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन, ब्राउनिफिकेशन, रूब्रिफिकेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर ह्यूमिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम सॉइल एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ए ऑप्शन है पॉडजोलिजेशन, बी वाला जो है लेटराइजेशन, सी है ग्लेजाइजेशन एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर जो है लेटराइजेशन वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 50 में, रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम सॉइल एक्यूमुलेशन ऑफ सस्क्यूपियोस ऑक्साइड जो है इज लेटराइजेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 51 है कि मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ सॉइल इज ए कॉल्ड पेडोट्यूरेशन, पॉडजोलाइजेशन, सी है लेटराइजेशन एंड डी है नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 51 में ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन जो है वही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 52 है, विच एलिमेंट फाउंड हाईएस्ट इन अर्थ क्रस्ट। तो पृथ्वी के क्रस्ट पे जो है कौन सा एलिमेंट जो है हाईएस्ट मात्रा में पाया जाता है, इसका पिक जो है हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो वहाँ पे अगर देखे होंगे जिन्होंने तो ऑप्शन देख के बता सकते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 52 में ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है 52 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑफ इग्नियस रॉक्स इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट 45%, 65% एंड 75%, 95%। तो यहाँ पे इग्नियस रॉक्स जो है पृथ्वी क्रस्ट जो बने होते हैं वो 95% जो है, तो 95% ऑफ इग्नियस रॉक्स जो हैं उनसे अर्थ क्रस्ट जो है वो बना होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 53 में डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 54 है, द रॉक फॉर्म बाय अल्टरेशन बाय हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक्स एंड नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, रूपांतरित जिसे चट्टान कहते हैं, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 54 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 55 है कि स्लेट इज मेटामॉर्फिक फ्रॉम विच रॉक्स, सेल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, डोलामाइट। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 55 में क्या होगा, स्लेट्स मेटामॉर्फिक फ्रॉम विच रॉक्स।
तो फ्लेट जो है मेटामॉर्फिक रूप में किस से बना हुआ है? सेल से, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट से, डोलोमाइट से। तो सेल से बना हुआ है, ठीक है। राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, CO2 कंसंट्रेशन इन सॉइल एयर 0.25%, 0.025% एंड सी है 0.025% एंड डी है 2.5%। तो CO2 कंसंट्रेशन इन सॉइल एयर, तो राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 0.025% जो दिया गया है यही राइट आंसर होगा। हालांकि जो होता है राइट में 0.03% होता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 57 है कि सॉयल सो प्लास्टिसिटी ए है 15% क्ले से अधिक, 15% क्ले से कम, 10% सिल एंड डी ऑप्शन है 5 से 10 क्ले। तो राइट आंसर जो होता है 15% क्ले से अधिक, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। सॉयल सो प्लास्टिसिटी जो है वो 15% क्ले से अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 58 है, अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। तो अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अट्रैक्शन, कोहेंशन, एडेंशन, फ्लोकुलेशन। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा एडेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 59 है कि फ्लोकुलेशन ऑर्डर इज अप्रोप्रिएटेड। तो राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 60 है, मैक्सिमम CEC फाउंड इन वर्मिकुलाइट, ह्यूमस, मार्टमोरिलोनाइट एंड केओलिनाइट। मैक्सिमम CEC जो है फाउंड हो किस में पाया जाता है? बी, ह्यूमस में, कार्बन। तो यहाँ पे मैक्सिमम CEC फाउंड इन ह्यूमस जो है, ह्यूमस में CEC जो है वो राइट आंसर होगा। जो CEC है वो ह्यूमस में सर्वाधिक होता है, ठीक है, ना कि वर्मिकुलेट या मार्टमोरिलोनाइट। तो मार्टमोरिलोनाइट का रेशियो जो है वो कितना होता है ये आपको बताना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, इंटमोलॉजी से, फ्लिटर चैम्बर ऑफ होमोप्टेरा हेल्प्स इन रैपिड रिमूव ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे इंटमोलॉजी जो है आपके क्वेश्चन में नहीं आएंगे, तो इसके जगह पे हम लोग जो है दूसरा सब्जेक्ट है उसको देख लेते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन जो है प्लांट पैथोलॉजी से, जो कि आपके कंपीटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में भी है। तो यहाँ पे हु रिकमेंडेड कॉपर सल्फेट फॉर सीड ट्रीटमेंट ऑफ हीट अगेंस्ट बर्नट एंड डॉमिनेस्ट्रेशन इट्स फंगी टॉक्सिटी वैल्यू फर्स्ट टाइम, मेसन, बेंडिकेट, प्रीवोस्ट, सिंग्स एंड डी है PMA मिलर्ड। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 76 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 77 है, एमंग ऑल द एफ्लाटॉक्सिन BI इज द मोस्ट टॉक्सिटी विच स्पीसीज एस्पेरिगुलस प्रोड्यूस एफ्लाटॉक्सिन B1 एंड B2, एस्पेरिगुलस नाइगर, एस्पेरिगुलस फ्लेवस, एस्पेरिगुलस पैरासिटस एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, बी एंड सी। तो एस्पेरिगुलस फ्लेवस एंड एस्पेरिगुलस पैरासिटिक्स, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन B1 एंड B2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 78 है, विच स्पीसीज इज एस्पेरिगुलस प्रोड्यूस एफ्लाटॉक्सिन G1 एंड G2। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 79 है, हु इंट्रोड्यूस बर्गंडी मिक्सचर यूजिंग सोडियम कार्बोनेट इन प्लेस ऑफ लाइम, मेसन, नरसिम्हन, सिंग्स। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 80 है, हु डिस्कवर्ड बोर्डेक्स मिक्सचर। तो बोर्डेक्स मिक्सचर जो है किसने खोज की थी? प्रोफेसर मिलार्डर ने किया था। तो राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और कंट्रोल डाउन मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन यूजिंग कॉपर सल्फेट, ये भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछ लिया जाता है। बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, हाइड्रेट लाइम होता है, ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे। और इस बोर्ड किस के लिए प्रयोग किया गया था फर्स्ट टाइम? जो है ग्रेप वाइन फल यानी अंगूर के फसल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 81 है कि इन 1942 विच ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट डेवलप चौभिटिया पेस्टिज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट UP एज वाउंड रेसिंग फंगिसाइड फॉर दिस
ही यूज कॉपर कार्बोनेट, लीड ऑक्साइड एंड लिंसिड ऑयल। तो राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सिंह ने। ठीक है, तो सिंह ने 1942 ईस्वी में चौभटिया पेस्ट जो है वो खोज की थी, और इसमें जो है ये फंगिसाइड है, और इसमें कॉपर कार्बोनेट, लीड ऑक्साइड जो है ये प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट इज द एक्चुअल रेशियो ऑफ कॉपर कार्बोनेट, लीड ऑक्साइड एंड लिंसिड ऑयल इन चौभटिया पेस्ट। तो चौभटिया पेस्ट में रेशियो जो है कितना रखा जाता है, एक रेशियो 1:1:1.25। ठीक है, तो राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है, हु डिस्कवर फर्स्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इन 1943। तो राइट आंसर जो है C.A. वैक्समैन एंड ए। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि हु डिस्कवर फर्स्ट सिस्टमेटिक फंगिसाइड ऑक्जेटिन। तो ऑक्जेटिन फर्स्ट सिस्टमेटिक फंगिसाइड था जिसकी खोज वान स्पिनलिंग्स एंड मार्शल कुल्का ने जो है किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लांट पैथोलॉजी के क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट एनिमल एग्स, स्मॉलेस्ट एनिमल एग कौन सा है, ऑस्ट्रिच का है, ह्यूमन फीमेल्स का है, डक का है, हेन का है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 91 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ह्यूमन फीमेल्स का जो है एग जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल एग है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है द लार्जेस्ट एनिमल सेल्स इज ऑस्ट्रिच, हॉर्स, मंकी, डक। तो राइट आंसर ऑस्ट्रिच हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर 92 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 93 है, द लार्जेस्ट प्लांट सेल्स आर जाइलम वेसल सेल्स, पेनिकाइमा सेल्स, सेसिव ट्यूब सेल्स एंड। राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल माइक्रोफिलामेंट राइबोसोम्स प्लास्टिड। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 94 में यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, माइक्रोफिलामेंट। तो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल जो है माइक्रोफिलामेंट होता है। अगला जो है द स्मॉलर सेल इज मेटाबॉलिकली लेस एक्टिविटी विथ स्मॉलर न्यूक्लियस विथ लार्जर न्यूक्लियस मोर एक्टिव। तो राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 96 है, सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लोअर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, हाई सरफेस वॉल्यूम रेशियो एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है एक्सपेक्शन ऑफ सेल थ्योरीज, प्रोटीटेंशन, एल्गी, वायरस, माइकोप्लाज्मा। तो राइट आंसर जो है वायरस हो जाएगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चनों को देख लेते हैं इसमें। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के देख लेते हैं। द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स इज सिचुएटेड स्टडी अंडर द लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डायमेंसिंग रिटर्न्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन, द बेस्ट यूज लिमिटेड रिसोर्स ऑफ स्टडी अंडर द लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगला क्वेश्चन जो है कम्बिनेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मिल्क प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ competitive, complementary, supplementary, none of the above। तो राइट आंसर हो जाएगा complementary। अगला जो है when TPP is maximum the MPP will be maximum, zero, minimum, none of the above। तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा हम लोग इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है लॉन्ग हो जाता है, इसलिए सिर्फ टिक पे जो है ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस मेनली कंसर्न विथ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एक्विजिशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ फंड बोथ, नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 109 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है ये आपका है, प्रोडक्ट आर द मैक्सिमम फॉर ए फार्म बिजनेस व्हेन आउटपुट इज एट लेवल वेयर एम सी बराबर ए सी, एम आर बराबर ए आर, एम आर बराबर ए सी, एम सी बराबर एम आर। तो राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओवर हेड कास्ट इज ये हमने पिछले सैम्पल पेपर में बताया था, तो वहाँ पे फिक्स कास्ट होगा। हमें लग रहा है कि वहाँ पे वेरिएबल कास्ट बता दिया था मिस्टेक से। तो फिक्स कास्ट जो है ओवरहेड कास्ट को कहा जाता है। ठीक है, ये आप वहाँ पे देख लेंगे। अगला जो है को यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनको देखते हैं।
मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑब्टेन एट द पॉइंट वेयर एमपी बराबर एपी एमपी एपी। चार ऑप्शन जो हैं इस तरीके से इनको देख लीजिए। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन दिया गया है, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें जो दिए गए हैं वो सभी मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन के पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगला जो है एक्सटेंशन के देख लेते हैं। द लैटिन रूट ऑफ वर्ड एक्सटेंशन एक्स एंड टेंशन, बी है एक्स एंड टेंशन टेंसियो, सी है एक्स एंड ल्यूको एंड डी है एक्स एंड टर्मो। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 121 में बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो है फार्मर फर्स्ट मॉडल वाज पुट फॉरवर्ड बाय रॉबर्ट चैम्बर, ए रेड्डी, बी है कैनेफ एंड डी है बरिलो। राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन होगा। अगला जो है द टर्म पेडोगोगी literally mean children learning, adult learning, both A and B and none of the above। तो राइट आंसर जो है चिल्ड्रन लर्निंग। तो पेडागोगी जो है वो किससे संबंधित है? चिल्ड्रन लर्निंग से। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। अगला जो है यहाँ पे हम लोग अगर देखें, द लर्निंग कर्व इज टीचिंग फॉलोड एंड एस शेप, यू शेप, वी शेप एंड एल शेप। तो ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यस शेप जो है राइट आंसर हो जाएगा। द लर्निंग कर्व इज टीचिंग फॉलोड एंड यस शेप। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा हम लोग टीजीटी के बेस पे क्वेश्चन बनाए थे, तो इसलिए जो है क्वेश्चनों की संख्या जो है यहाँ पे 128 तक हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन हैं वो इसी में जो है ऐड किया गया है, तो वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आप लोग समान अध्ययन के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और चलिए तो जीके के क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक जो है एग्रीकल्चर का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कि 80 क्वेश्चन था। अब जो 40 क्वेश्चन रहेगा वह जो है जीएस का रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन दिया गया पंजाब, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन दिया गया है सिंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। फिर हम लोग चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। पहला ऑप्शन दिया गया लॉर्ड मेगाले, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सर जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन दिया गया लॉर्ड क्लाइव, चौथा ऑप्शन दिया गया कर्नल टाड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि सर जॉन मार्शल जो है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे। तो पहला ऑप्शन दिया गया आत्मा एवं ब्रह्मा में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कर्मकांड में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यज्ञ प्रणाली में, चौथा ऑप्शन दिया गया है मातृ शक्ति में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का वह डी हो जाएगा कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना गया। पहला ऑप्शन दिया गया है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, तीसरा ऑप्शन दिया गया 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि 1000 ईस्वी से पूर्व से जो है 600 ईस्वी पूर्व तक जो है उत्तर वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। फिर हम लोग चलते हैं, जो पांचवा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है वीर या योद्धा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यज्ञकर्ता और जो चौथा ऑप्शन दिया गया वह दिया गया है विद्वान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि श्रेष्ठ या कुलीन जो है आर्य शब्द का क्या है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है उदयन। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो जो छठे का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है अंगुत्तर निकाय, दूसरा ऑप्शन दिया गया दीर्घ निकाय, तो इसके बाद
तीसरा ऑप्शन दिया गया खुद क्यों क्या है, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला, अंगुत्तर निकाय में जो है बौद्ध ग्रंथ जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि शून्य की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है भास्कर, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि आर्यभट्ट जो है इन्होंने ही शून्य की खोज की थी। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन दिया गया दिल्ली, तीसरा ऑप्शन दिया गया झांसी, चौथा ऑप्शन दिया गया सीकरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9वें का वह सी हो जाएगा कि झांसी में जो है विजय स्तंभ स्थित है। फिर चलते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा ऑप्शन है फारसी, तीसरा ऑप्शन है हिंदी, चौथा ऑप्शन है अरबी। तो जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि जो है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, वह फारसी थी। फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया कावेरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया कृष्णा, तीसरा ऑप्शन दिया गया बाणगंगा, चौथा ऑप्शन दिया गया तुंगभद्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11वें का वह डी हो जाएगा कि तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर की स्थापना की गई थी। विजयनगर की स्थापना जो है हरियर और बुक्का नामक 2 राजाओं ने किया था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है जौनपुर, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है बंगाल, चौथा ऑप्शन है खानदेश। तो जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि जौनपुर में जो है अटाला मस्जिद स्थित है। और जौनपुर की स्थापना किसने की थी यह जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जो इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बीजक का रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है रैदास, चौथा ऑप्शन है पीपा। तो 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि कबीरदास जो है इनकी रचना साखी शबद रामायणी जो है बीजक के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कबीरदास। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी। पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा ऑप्शन है हिंदी, तीसरा ऑप्शन है फारसी, चौथा ऑप्शन है अरबी। तो जो मुगल काल की राजभाषा थी वह क्या थी, वह फारसी थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं, चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं जो है दीन पनाह पुस्तकालय से की सीढ़ियों से गिरने के कारण जो है इसकी मृत्यु हुई थी। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। पहला ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, दूसरा ऑप्शन है बटखेश्वर दत्त, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण दत्त, चौथा ऑप्शन है सुरेंद्र दत्त। तो 16वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। और इन्होंने शिकागो में कब सम्मेलन किया था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो जो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा कि सबसे पहले जो है जीएसटी को लागू करने वाला फ्रांस देश था। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि उत्तर प्रदेश में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। पहला ऑप्शन है जमुना, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है गोमती, चौथा ऑप्शन है सरयू। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि यमुना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, उसकी लंबाई आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन है मथुरा, चौथा ऑप्शन है कानपुर। तो जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि वाराणसी में जो है भारत माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध कहा जाता है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। तो जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, अच्छा अर्थात भारत का महान वृद्ध कहा जाता है इनको।
फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि किसने कहा था कि तिलक जो है भारतीय संत के जनक हैं। पहला ऑप्शन है वैलेंटाइन सिरोल, दूसरा ऑप्शन है लुई फिशर, तीसरा ऑप्शन है वेब मिलर, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि वैलेंटाइन सिरोल जो है उन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संत का जनक कहा था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है नवजीवन, दूसरा ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, तीसरा ऑप्शन है हरिजन, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है अफ्रीकन न्यूज़। तो जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि इंडियन ओपिनियन जो है या गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब पारित किया गया था। 1773 ईस्वी, 1771 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1750 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1793 ईस्वी। तो जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा ऑप्शन है 1909, तीसरा ऑप्शन है 1911 और चौथा ऑप्शन दिया गया 1920। तो जो 25 का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि मार्ले मिंटो जो सुधार था वह 1909 में पारित किया गया था। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि अल्बेर्नी किसके शासन काल में इतिहासकार था। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद गजनवी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद गौरी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा ऑप्शन दिया गया है बाबर। तो अल्बेर्नी जो है वह महमूद गजनवी के शासनकाल में जो है शासनकाल का इतिहासकार था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हुसैन शाह, दूसरा ऑप्शन है बारबक शाह, तीसरा ऑप्शन है नानक, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि अमीर खुसरो। तो जो 27 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि अमीर खुसरो को जो है भारत का तोता कहा जाता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित की। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। जो 28 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने जो है अपनी राजधानी जो है देवगिरी और दौलताबाद स्थानांतरित की थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है आलम शाह, चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है उसने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो 30 का राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि मोहम्मद गौरी जो है इसके समय में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है बहमन शाह, चौथा ऑप्शन है कैकूबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसको जो है गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो पहला ऑप्शन दिया गया जीजाबाई, दूसरा ऑप्शन दिया गया हजरत महल, तीसरा ऑप्शन दिया गया रजिया सुल्तान, चौथा ऑप्शन दिया गया है चांद बीबी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला शासिका थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों में सबसे बड़े नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध था। पहला ऑप्शन दिया गया इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन दिया गया सिकंदर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है फिरोज शाह तुगलक, चौथा ऑप्शन दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक। तो जो 33 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है
इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है बलबन, चौथा ऑप्शन है नसरुद्दीन। तो जो 34 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि इल्तुतमिश की जो है रजिया सुल्तान बेटी थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन है बलबन। तो जो 35 का राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। पहला ऑप्शन दिया गया नारायणपुर का आक्रमण, दूसरा ऑप्शन है कि मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, तीसरा ऑप्शन है कालिंजर पर आक्रमण, चौथा ऑप्शन है सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण इसने किया था वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण कर चुका था। इसका उद्देश्य जो है भारत के मंदिरों को लूटना, यही था इसका उद्देश्य। तो फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि दीवान खैरात नाम से एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है शेरशाह, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो 37 का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक जो है दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना इसने की थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा किया था। पहला ऑप्शन है रजिया सुल्तान, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन है बलबन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि जो इल्तुतमिश था उसने जो है कुतुब मीनार की निर्माण को पूरा किया था और कुतुब मीनार की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है इब्न बतूता जो है भारत आया था। यह जो है अफ्रीकन कंट्री मोरक्को का निवासी था और इसकी एक पुस्तक है जो बार बार पूछी जाती है। तो वह जो पुस्तक है उसका नाम है रेहला। यह जो है कम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि रेहला किसकी पुस्तक है, इसके बारे में पूछा जाता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए हो गई थी। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन दिया गया गयासुद्दीन तुगलक। तो जो 40 का राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ऐबक की मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए हो गई थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसको जो है ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से जो प्रैक्टिस सेट दूसरा रहेगा या इसके बाद और भी प्रैक्टिस सेट आपको कल तक प्रोवाइड किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।